हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास के अंदर हम प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में समझने वाले हैं। सो जस्ट लेट मी टेक माय पेन। ओके, सो प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में हम समझने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो उसके बारे में थी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब हर कोर्ट की पावर होती है कि वो किस तरह के या कितने लिमिट तक के जो अमाउंट ऑफ मनी के जो मैटर है वो एंटरटेन कर सकती है। तो टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन में हमने पढ़ा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड पिक्यूनरी एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड भी बात करेंगे, तो आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। जिसे नहीं पता है डोंट वरी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ सुइंग, अगर आपका कोई मैटर हो जाता है तो आप उसे कौन सी कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे, उस कोर्ट की कौन कौन सी पावर आपको देखनी पड़ेगी किसी भी सूट को फाइल करने से पहले, राइट। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, आप कौन सी कोर्ट के अंदर अपना सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आ रहे। सबसे पहले कि भी आपका कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड होना चाहिए, मतलब आपने हायरार्की ऑफ कोर्ट सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट होता है टॉप पे, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या एमएम होता है एंड सो ऑन। तो आपकी जो मैटर जाएगा सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड की तरफ जाएगा, जो सबसे निचली अदालत होगी ना, सबसे पहले आपको वहां जाना पड़ेगा। और साथ के साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए आपका मैटर एंटरटेन करने के लिए। इट मीन्स आपको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि भी ये कोर्ट जो है 10 लाख तक का ही मैटर एंटरटेन कर सकती है, कोई कोर्ट 12 लाख का या 20 लाख का। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ मनी, जो सब्जेक्ट मैटर का जो अमाउंट होता है वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट फॉर एग्जांपल सपोज करिए 10 लाख तक का है और ये जो कोर्ट है सिर्फ 5 लाख तक का ही मैटर एंटरटेन कर सकते हो, तो आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप इससे ऊपर वाली अदालत में जाएंगे जो आपका 10 लाख तक का मैटर एंटरटेन कर सकती है। तो ये कॉम्पिटेंसी होती है सिविल लॉ के अंदर। तो आपको वो चेक करनी पड़ेगी कि भी आपका सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट कितना है और जो कोर्ट है वो कितने तक के अमाउंट का जो मैटर एंटरटेन कर सकती है, राइट। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 16 क्या कहता है। अब सेक्शन 16 जो है ये बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। पढ़ लेते हैं। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अब सब्जेक्ट मैटर जहां पर सिचुएट होता है, इट मीन्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिस जगह पर सब्जेक्ट मैटर होता है वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हैं। नाउ सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस। तो हमने पिक्यूनरी लिमिटेशन अभी देखी थी, मतलब जो पैसे से संबंधित होती है, और अदर लिमिटेशन ये कह रहा है कि अगर कोर्ट ने कोई पिक्यूनरी या किसी और प्रकार की लिमिटेशन कानून में बताई गई है मैटर को फाइल करने के लिए, आपको वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे। अब जब हम यहाँ पर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 6 एंड सेक्शन 15 समझना बहुत जरूरी है। 15 तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया। 6 ये कहता है कि दैट द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन अ सूट द वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन देयर पिक्यूनरी लिमिट्स। मतलब कोई भी कोर्ट जो है ऐसा सूट नहीं एंटरटेन कर सकते जो उसकी पिक्यूनरी लिमिट से बाहर हो। और 15 भी मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इन लिमिटेशंस को, सेक्शन 6 और 15 के लिमिटेशंस को ध्यान में रखने के बाद ही आप बाकी के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका ए पार्ट क्या कहता है। फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड सूट है जिसमें विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट भी अगर है, तो ही कैन मूव टू द सिविल कोर्ट विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर आप वो सूट फाइल कर सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब जिस कोर्ट की टेरिटरी के अंदर वो मैटर आता है, वो प्रॉपर्टी आती है, वहां पर आप वो सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कोई प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन हो रहा है, तो जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आपको वहीं पर उसको सूट को फाइल करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो सी को देखने से पहले एक चीज मैंने मिस कर दी। जो ए का जो हमने पार्ट पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था और प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब होता है मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट क्या होता है देखिए आपको बता देती हूँ। मैसने
प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट होता है जैसे कि सपोज करिए ए ने बी के हाउस पर कब्जा कर लिया, सपोज करो 2010 में उसने बी के हाउस पर जो है एक कब्जा कर लिया है और 2015 में कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बी को वो हाउस वापस करना है, लेकिन बी ने 2010 में उस घर से जो है रेंट रिकवर करा, मतलब 2010 से 15 तक ना उसने जो है उससे रेंट रिकवर करा है। तो 5 साल उसने जो भी रेंट रिकवर करा है वो रेंट और साथ में इंटरेस्ट दोनों को जो है कोर्ट वो भी रिकवर करेगा, लेकिन उसमें से जो हाउस पर जो मेंटेनेंस का जो पैसा खर्च हुआ उसको डिडक्ट करके जो अमाउंट बचेगा उसे हम मैसने प्रॉफिट कहते हैं। मतलब किसी प्रॉपर्टी से आपने कोई प्रॉफिट अर्न करा है जिसके लिए आप लायबल नहीं है बट स्टिल आपने उसको अर्न करा है, तो वो मैसने प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आपको प्रॉफिट के बारे में मैंने बता दिया। नाउ सी देखते हैं, सी क्या कहता है। इसका सी कहता है फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज और अ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फोरक्लोजर देखिए क्या होता है। इट्स अ लीगल प्रोसेस दैट हैपेंस व्हेन अ लेंडर सेल्स प्रॉपर्टी टू रिकवर अ लोन बैलेंस फ्रॉम द बोरोवर हु हैज स्टॉप्ड मेकिंग द पेमेंट। सपोज करिए कि कोई लोन लिया गया है लेकिन लोन जो है ना उस व्यक्ति ने पे नहीं करा है, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया, तो वो लेंडर क्या करेगा, वो उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। बेचने के बाद वो अपना जो लोन का बकाया जो बचा हुआ पैसा है ना वो उसको मतलब पूरा कर लेगा, रिकवर कर लेगा उस प्रॉपर्टी को बेच कर। ये फोरक्लोजर है। सेल आपको पता ही है, किसी चीज़ को बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना ऑफकोर्स। ठीक है, रिडम्पशन होता है कि भी जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उसको रिगेन करना, मतलब वापस हासिल करना, ओनरशिप उसकी वापस करना। कैसे होगा कि मॉर्टगेज जो डेप्ट होता है वो उसको पे कर देगा तो उसको वो रिडीम हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। तो ये फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन क्या है, इन द केस ऑफ मॉर्टगेज। कोई मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उसका फोरक्लोजर हो रहा है, सेल हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, और चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज है, तो उससे उन सिचुएशंस में आप जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चेक करिए और उस कोर्ट के अंदर आप जाके उस मैटर को फाइल कर दीजिए। चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब होता है क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी। जैसे कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का भी जो राइट अगर इफेक्ट हो रहा है तो इट्स अ क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जा सकता है या इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, मतलब किसी और को उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उसका बेनिफिट उसे भी दिया जाना चाहिए, जो कोर्ट के द्वारा डिक्री में भी दिया जा सकता है, राइट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर, अब डी पार्ट देखिए, और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एनी अदर राइट मीन्स जैसे कि कोई एप्लीकेंट है ए, एक रिस्पोंडेंट है, इसके अलावा अगर किसी और का कोई राइट है या इंटरेस्ट है दैट विल ऑल्सो कवर्ड हियर। मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी और का भी कोई इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है कि किसी व्यक्ति के पास एक ही प्रॉपर्टी है, उसने मेरा पैसा नहीं चुकाया, ठीक है, लेकिन उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी कहीं पर या फिर उसका वो कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरा भी तो एक तरीके से इंटरेस्ट बन गया ना कि मेरे को भी तो उस बंदे से पैसा चाहिए। तो कुछ भी आप ले लीजिए, इसमें कोई भी राइट, अगर कोई और राइट अराइज हो रहा है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट अराइज हो रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, ऐसे सिचुएशन में भी आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चेक करिए और जाइए उसका अपना उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है वहाँ पर फाइल करिए। इसका एक एग्जांपल जैसे ईजमेंट्री राइट हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ये एग्जांपल हैं, राइट, इंटरेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए ई, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है कंपनसेशन, आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ रॉन्ग हो गया है उससे रिलेटेड कंपनसेशन चाहिए। सपोज देयर वाज अ ट्रेसपास, प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास हुआ है या न्यूसेंस हुआ है, मिसचीफ हुआ है अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सच ए केस यू कैन फाइल अ डैमेज। सो सूट वहाँ पर फाइल होगा जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए एफ, एफ क्या कहता है, ये आपका कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने ए से ई तक जो भी पढ़े हैं ना ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और ये एफ जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई स्पेसिफिक प्लेस तो नहीं होता है जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, बट ये जब मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पर अटैच हो जाती है किसी एक जगह
पर, तो उस जगह पर ही आप उसका सूट फाइल कर सकते हो। अब इसमें देखिए, ये जो यहाँ पर दो चीज़ें बताई जा रही है, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट। अटैचमेंट का कौन सा ऑर्डर है आपका? ऑर्डर 38 इससे डील करता है, राइट। अब डिस्ट्रेन क्या होता है? मतलब कि भी इफ समवन रिटेनिंग योर प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ पेमेंट, मतलब कि भी आपने सपोज करो आपने किसी से पैसा उधार लिया था और आपने वो पैसा वापस नहीं करा, तो वो बंदा क्या करता है, आपका जो फ़ोन है ना आपसे छीन लेता है, ठीक है। तो छीन लेता है मतलब आपको डिस्ट्रेन कर दिया, या फिर आपने पैसा नहीं चुकाया या आपने पैसा चुका भी दिया, तब भी अगर वो कोई आपकी चीज़ आपसे छीन लेता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना फ़ोन, तो छीन लेता है, तो इसको हम डिस्ट्रेन कहते हैं। आपको आपके राइट से दूर कर दिया, राइट मतलब आपकी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने से आपको दूर कर दिया, मोबाइल फ़ोन हो गया। अटैचमेंट होता है द प्रॉपर्टी विल बी अटैच्ड बाय द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट और द कोर्ट विल अपॉइंट अ रिसीवर, कि भी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, तब कोर्ट जो एक रिसीवर अपॉइंट करता है। रिसीवर किस में दिया गया है? रिसीवर दिया गया है आपका ऑर्डर 40 के अंदर, ठीक है। सपोज करिए कोई टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होगा ना, लेकिन जो वहाँ पर टैक्सीज खड़ी हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जब अटैचमेंट हुआ ना तो ये भी जो है अटैच कर ली गई साथ में। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ठीक है इस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं कर रहा है, स्टिल जो रिसीवर है वो प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, तो इसको हम अटैचमेंट की कैटेगरी में ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मैटर हो गया है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का कोई अटैचमेंट हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी वहां पर आप जो है उस सूट को फाइल कर सकते हैं, राइट। तो shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड जहां पर भी है वहां का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप चेक करिए और उस कोर्ट के अंदर चले जाइए, अपना सूट फाइल करिए, राइट। प्रोवाइजो बेसिकली ये बताता है कि इट्स क्रिएट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो जो हमने अभी सेक्शन 16 के अंदर पढ़ा था ना, ये उसके लिए एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि जैसे कि भी प्लेंटिफ को ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ये कि वो कहाँ कहाँ सूट फाइल कर सकता है, बट आफ्टर सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मतलब ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, इन सब के बारे में, अब इनसे हटके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होने के बाद भी जो है और जो है ऑप्शंस दे रहा है ये प्लेंटिफ को कि वो कहाँ कहाँ सूट फाइल कर रहा है। तो बेसिकली ये जो बात कर रहा है, ये 2 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। पहला है ये, फर्स्ट इज द प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी अंडर द प्रोसेस ऑफ द अंडर द पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट और एजेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एजेंट के अंदर होनी चाहिए या फिर ये डिफेंडेंट के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है ये जो रिलीफ है वो एंटायरली ऑब्टेन्ड बाय पर्सनल ऑबिडेंस होना चाहिए। जो आप रिलीफ वो क्लेम कर रहा है ना, तो बेसिकली वो पूरी तरीके से पर्सनल ऑबिडेंस पे बेस होना चाहिए। अब इनका मतलब क्या होता है, इतना तो ये आप समझ के कि प्रॉपर्टी जो है वो पोजेशन में होनी चाहिए, एजेंट या डिफेंडेंट के अंदर होनी चाहिए। पर्सनल ऑबिडेंस होता है पर्सनली बाइंड करना किसी को। अब पर्सनली बाइंड करना, जैसे कि सपोज करो ए जो है वो डिक्री होल्डर है अगेंस्ट द बी, बी के खिलाफ बी इज अ डेप्टर और ए जो है डिक्री होल्डर है। अगर डिक्री में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोली है विच शुड बी एग्जीक्यूटेड, देन इट इज़ नॉट अ पर्सनल ऑबिडेंस। कोई डिक्री में आ गया कि भी ये जो फलानी फलानी प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर, ये इसको अटैच कर लिया जाए, इसको बेच के जो है अमाउंट रिकवर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर डिक्री में कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बोली गई है और बस जैसे बी ए के पास डिक्री है जिसमें लिखा है कि 50 लाख लिखा है अगेंस्ट द बी, अब बी ने पे नहीं किया, अब बी की कोई भी प्रॉपर्टी अब अटैच हो सकती है और या फिर बी को अरेस्ट किया जा सकता है। अब जिसे सेल करके पैसा लाया जा सकता है, दिस इज पर्सनल ऑबिडेंस। मतलब बी पर 50 लाख पैसे उसे देने हैं, अब वो 50 लाख रुपए नहीं दे रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर लिया जाएगा और उसे बेचकर
जो है अमाउंट रिकवर किया जाएगा। इसको पर्सनल ऑबिडेंस कहा जाता है। तो बी को पर्सनली उसको लाइबल किया गया। सो अगर पर्सनल ऑबिडेंस का मैटर है तो सूट कहीं भी फाइल हो सकता है, जहां जहां प्रोवाइजो ने बताया है। प्रोवाइजो ने क्या बताया है कि भी इट्स अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, या फिर जो है डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलेंटरी रिसाइड, डिफेंडेंट कैरीज अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। इनमें से कोई भी जो जगह हो वहां पर वो सूट जो है फाइल किया जा सकता है। अब ये जो टर्म है ना, ये आगे भी बहुत सारे सेक्शंस के अंदर आएगी, इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसका एक लैंडमार्क केस है, दिस इज हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड एंड अनदर, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर है। ये 2 जजेस बेंच केस रहा, ठीक है। सो इट्स अ 2 जजेस बेंच केस, और इसमें हमारे जो जजमेंट डिलीवर किया था जस्टिस सी के ठक्कर ने किया था। ये पर्सनल ऑबिडेंस के बारे में है बेसिकली। तो डिक्री कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकती है, वेर एवर डिफेंडेंट फाउंड वर्क बिजनेस एवरी दैट कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। प्रोवाइजो तभी लगेगा जब मैटर जो है आपका सेक्शन 16 के ए से लेकर ई तक में अगर फॉल करता है तो ही ये आपका प्रोवाइजो वर्क करेगा। और प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रोवाइजो लगना मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये आपका था। अब यहाँ पर एक इसका एक्सप्लेनेशन बस ये इसको बताया गया कि इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये जो भी हम प्रॉपर्टी की बार बार बात किए जा रहे हैं ना, तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, ठीक है। और एक इसमें एक मैक्सिम भी जो है वर्क करता है, ये है आपका इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। सो इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम ये आपका मैक्सिम है। तो आप देख लीजिए 17 क्या कहता है, सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। मतलब अब एक से ज़्यादा कोर्ट सीन में आ रही है। तो सेक्शन 17 टेल्स यू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब कोई प्रॉपर्टी, किसी एक ही एक प्रॉपर्टी है, एक घर दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक इसका पुणे में है। तो अलग अलग जगह यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी है तो एक ही ना। तो सपोज करो ए जो है ये अपने इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना चाहता है, बंटवारा करना चाहता है, और ये सारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी का होगा। तो अब वो कौन सी कोर्ट के अंदर जाए जहाँ पर वो जो है ये सूट पार्टीशन का सूट फाइल करे। सो देखिए, वेयर सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ। आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं रिस्पेक्टिंग और compensation for the wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रही है। The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। तो इसके पास पावर है, मतलब राइट है कि वो किसी भी कोर्ट के अंदर जो है अपना ये सूट जो है फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पार्टीशन का है। अब इस सेक्शन को बनाने का पर्पस यही है कि जो प्लूरलिटी ऑफ सूट्स है, मतलब मल्टीपल सूट्स को अवॉइड करने के लिए ही ये सेक्शन बनाया गया है। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 17 ना सप्लीमेंट्री है टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 16 का जो प्रोवाइजो था उसको सप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट्री है ये बेसिकली। लेकिन ये कहीं पर भी सेक्शन 16 का जो एफ है ना उस पर लागू नहीं होता है। ये सिर्फ ए से लेकर ई तक के क्लोजेस पर ही वर्क करेगा, इस पर ये वर्क नहीं करता है, सिर्फ इन पे करेगा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देने वाली चीज़ है, इसमें ध्यान देने वाला है प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट। मतलब कि भी आपको पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द होल ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट ओनली दैट प्रॉपर्टी विच कम्स अंडर द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब सपोज करो आप इस वाली कोर्ट के अंदर सूट फाइल करते हो तो आप ये नहीं देखोगे कि भी इस वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है,
आपको चेक करना पड़ेगा इंटायरली सारी प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू कितना है और क्या ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है इतनी वैल्यू वाले अमाउंट के मैटर को एंटरटेन करने के लिए। तो आपको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट का चेक करना पड़ेगा कि पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू वाले अमाउंट को ये एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसकी चॉइस है, वो किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकता है अपना सूट फाइल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है। मूव ऑन टू द सेक्शन 17। Now, place of institution of suit where local limits of jurisdiction of the courts are uncertain। अब कोर्ट का जो jurisdiction है वो uncertain है यहाँ पर, राइट। अब देखिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि प्रॉपर्टी किस कोर्ट के jurisdiction में आ रही है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उसका jurisdiction है विद द हेल्प ऑफ द ड्यू फैक्ट्स, मतलब कोर्ट के मैटर के फैक्ट्स को देखकर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है रीजंस रिकॉर्ड करेगी और उसे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब सारे रीजंस रिकॉर्ड करेगी, क्या फैक्ट्स हैं, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, ये सारे उसको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे करने पड़ेंगे और उस मैटर को डिसाइड करेगा और फिर डिक्री आएगी। सो अब सपोज करो लेटर ऑन बाद में जो है कोर्ट को पता चलता है कि भी उसके जुरिस्डिक्शन में तो ये आ ही नहीं रही है, तो द अफेक्टेड पार्टी कैन फाइल अपील अगेंस्ट इट। तो जो पार्टी है, अफेक्टेड पार्टी है, उसके पास राइट होता है कि वो अपील में जा सकता है। बट इन दिस केस द डिक्री विल नॉट बी सेट असाइड बिकॉज द कोर्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड द रीजंस फॉर दिस। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ना तो डिक्री कभी सेट असाइड नहीं होती है क्योंकि उसने रीजंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करें कि उसको ऐसा क्यों लगा है, राइट। इसका प्रोवाइजो देखिए क्या कहता है, that the suit is one with respect to which the court is competent as regard the nature of the value of the suit to exercise the jurisdiction। तो सेम वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई है, बस क्या है उसको सारी चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में रखनी पड़ेगी, राइट। अब आगे मूव करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसका बी देखिए, सेकेंड पार्ट देखिए। नाउ दिस सेकेंड, where a statement has not been recorded under subsection 1। अब जो मैंने आपको बताया था कि उसको जुरिस्डिक्शन लग रहा है कि भी मेरे जुरिस्डिक्शन में आ रही है और उसने मैटर डिसाइड कर दिया, लेकिन सपोज करो उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी इस चीज़ की, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट, और ऑब्जेक्शन चला जाता है उस डिक्री के अगेंस्ट, और ऑर्डर या फिर कोई ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट जो है अपील जो है या रिविजन कोर्ट में चला जाता है। In a suit relating to such property was made by the court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of suit no reasonable ground for uncertainty as the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। तो इन शॉर्ट क्या है, रीजंस नहीं रिकॉर्ड हुए हैं और अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है और जिसकी वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, आपका जस्टिस फेल हो गया है, मतलब न्याय जो है नहीं हो पा रहा है सही से। तो उस सिचुएशन में जो है उसके जो अगेंस्ट जो है ना अपील को एंटरटेन किया जा सकता है, अदरवाइज जो है डिक्री जो है सेट असाइड नहीं होगी जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो जाए, राइट। सेक्शन 19 को देखें, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है ऐसे सिचुएशन की बात हो रही है जहाँ कोज ऑफ एक्शन जो है वो एक जगह अराइज हुआ है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो रिसाइड करता है या कैरी ऑन बिजनेस है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन जो है वो दूसरी जगह पर हो रहा है। तो आप यहाँ पर कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहे हो, किस चीज़ का कर रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया है या फिर आप जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको नुकसान हुआ है, नुकसान पहुंचा गया है। तो जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां सूट फाइल करें, या फिर जहां पर जो डिफेंडेंट है वो जो रिसाइड कर रहा है या फिर कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ के पास जो है ऑप्शन है, वो कहीं पर भी जो है वो सूट फाइल कर सकता है। अब रिसाइड करना होता है रहना कहीं पर, कैरी ऑन बिजनेस होता है कहीं पर वो बिजनेस चला रहा है, पर्सनली वर्क फॉर गेन होता है जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी साइट ए है, यहाँ पर वो जो पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन, मतलब पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए।
तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है, वो कहीं पर भी जाकर जो है अपना सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो आप बाकी इलस्ट्रेशंस भी पढ़िएगा, आप कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा ना तो वो क्लियर हो जाएगा। 20 को देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर वो सूट जो है वो केसेस कवर किए गए हैं जो अभी तक आपने 15 से लेकर 19 तक जो कहीं पर भी कवर नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। सो अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और कोज ऑफ एक्शन अराइज। तो जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है मतलब रहता है, या फिर आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। नाउ सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, तो अभी हमने जो भी अपने कानून पढ़ा है, सेक्शंस पढ़े हैं ऊपर जो हमने बात करी है, उन सबको ध्यान में रखिएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, शैल टर्म है, इट मीन्स इट इज अ मैंडेटरी। सो इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स, लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ गया, लोकल लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। ऑफ हुज द जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बन रहा है उसी कोर्ट के अंदर आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ए द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देर आर मोर देन वन, अगर कोई एक डिफेंडेंट है या फिर मल्टीपल डिफेंडेंट्स की यहाँ पर अगर ये बात कर रहा है तो आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द सूट। तो जब सूट जो है कॉमेंस हो रहा है एक्चुअली एंड वॉलेंट्री रिसाइड, तो कहीं पर भी ये डिफेंडेंट या जो मल्टीपल डिफेंडेंट्स, एक्चुअली और वॉलेंट्री का मतलब होता है यहाँ पर तो उसका घर हैगा, यहाँ पर वॉलेंट्री सपोज करो कि कहीं पर वो कुछ समय के लिए उसका फार्म हाउस हैगा सपोज करिए, ठीक है, फार्म हाउस हैगा यहाँ पर, तो ये ऐसी जगह जहाँ वो रिसाइड करता है। या कैरी ऑन बिजनेस है, किसी की फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है, ठीक है, फैक्ट्री है यहाँ पर, उसकी कैरी ऑन बिजनेस यहाँ कर रहा है। या पर्सनली वर्क फॉर गेन है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी ये साइट है जहाँ पर वो बिल्डिंगें बनाता है, ठीक है ना, तो ये वर्क फॉर गेन हो गया। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, कई बार क्वेश्चन में आपको इस तरह से एग्जांपल दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या यहाँ पर जो है सूट फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन टर्म्स के मतलब बता रही हूँ। तो ऐसी कोई भी जगह होगी, आपको उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखना होगा, और ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर कहीं पर भी वो डिफेंडेंट या जो मल्टीपल डिफेंडेंट्स में से कोई भी अगर रहता होगा तो वो सूट फाइल वहाँ की टेरिटरी के अंदर रहते हुए उस कोर्ट के अंदर वो कर सकता है। बी देखिए, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, मल्टीपल डिफेंडेंट्स यानी वेयर देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट, जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हो एट द टाइम ऑफ द कॉमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली और वॉलेंटरी रिसाइड, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये वही टर्म्स हैं। तो ये डिफेंडेंट्स कहीं पर भी रहते हों या फिर कैरी ऑन बिजनेस अगर उनका हो रहा है, पर्सनली वर्क फॉर गेन हो रहा है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो मतलब यहाँ पर एक टर्म बताई जाएगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या है देखिए, क्या है इसका प्रोवाइजो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, सो प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट इन सच अ केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट, तो आपको कोर्ट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाँ पर मल्टीपल डिफेंडेंट्स है ना, और ये मल्टीपल डिफेंडेंट्स कोई भी अगर कहीं दूर दूर अलग अलग जगह पर काम कर रहा है या रिसाइड कर रहा है व्हाटएवर, तो यहाँ पर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिसाइड, या फिर कोई डिफेंडेंट है वहाँ पर स्पेसिफिक जगह पर अगर वो नहीं रह रहा है, अब देखिए सभी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट एक सूट फाइल हो गया, लेकिन अगर इनमें से एक बोले कि भी मैं तो यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, मेरा तो घर है ही नहीं, ना मैं इस कंपनी में कहीं बैठता ना ऑफिस में बैठता, तो उन सारी सिचुएशंस में भी आपको कोर्ट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। और कैरी ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एज अफोर्सेड एक्वेंस इन सच इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर जो है वो एक्वेंस होता है कंसेंट देना। तो वो अगर ऐसे किसी डिफेंडेंट के खिलाफ आप सूट फाइल कर रहे हो तो आपको कंसेंट वो देगा, ठीक है भाई मेरे खिलाफ भी जो आप सूट कर रहे हो ना सबके अगेंस्ट जो है इस वाली टेरिटरी के अंदर, इस वाले जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के अंदर आप फाइल कर लीजिए, ठीक है। द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज, तो अगर कोई जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उस कोर्ट के हिस्से में, उस टेरिटरी के अंदर, चाहे वो पूर्ण रूप से हो या फिर पार्टली, कुछ ही परसेंट, कुछ हिस्सा ही अगर वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, अब इस वाली कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट स्टेप है ना वो यहाँ इस वाली कोर्ट के टेरिटोरी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसका जो है सूट फाइल किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अ कॉर्पोरेशन, एक्सप्लेनेशन देखिए, शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place। तो ये बस ऑफिस की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस हो या फिर उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस हो।
तो ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था प्लेस ऑफ सूइंग के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने 15 से लेकर 20 तक कवर कर लिए हैं, लैंडमार्क केस भी किया है, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीपीसी के हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, आप देखिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ अपने व्यू जो है वो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।